मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम सभी लोग समास को आगे फिर से बढ़ाते हैं और आज वाले क्लास में हम देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। अव्ययी भाव समास तक हम लोगों ने देख लिया, आज हम देखेंगे तत्पुरुष समास। थोड़ा हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तत्पुरुष समास क्या है, सबसे पहले सूत्र चलते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो समास अभी आप लोग पढ़े हैं, 6 समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, सब समास सब पढ़े हैं, उसी को हम एक एक कर करके यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो तत्पुरुष समास है, इसमें अगर आप पहली लाइन देखोगे संस्कृत में तो क्या मिलेगा। पहले तो मैं पहले ही दिन बता दिया था, पहले ही वाली क्लास में बता दिया हूं कि देखो, एक होता है पूर्व पद और एक होता है आपका उत्तर पद। ठीक, क्या होता है, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। जब पूर्व पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास, जब उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास, जब दोनों पद प्रधान हो जाएं तब द्वंद्व समास, और जब दोनों ना होकर के किसी तीसरे का बोध कराएं, इसको प्रधान बनाएं, तब बहुब्रीहि समास। इस चीज को आप अपने दिमाग में रख लीजिए। कई बार प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त में इसका सीधा प्रयोग होगा और आप लोग केवल इतने मात्र से ही बहुत सारा क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, तो अब हम आगे बताने चल रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तत्पुरुष समास तो क्या होगा, उत्तर पद का अर्थ प्रधान होगा। इसके लिए जो लाइन है उसको आप लोग लिखिए, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। क्या बोले कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। मैं उसको लिखते चल रहा हूं, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। इस लाइन को ध्यान समझना है। क्या, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। मतलब प्रायण मतलब प्राय अगर आप देखोगे तो उत्तर पद का अर्थ क्या होता है, प्रधान होगा। उत्तर पद का अर्थ का यहाँ पर हम मतलब आपको बताए हैं कि यहाँ पे हो जाता है पूर्व पद। जब हम विग्रह करते हैं तो दो पद में निकलता है, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उत्तर पद का अर्थ अगर प्रधान मिले, पूर्व पद नहीं, उत्तर पद का अर्थ अगर प्रधान हुए, ये प्रमुख हो इसका अर्थ, तो इसका मतलब कि यह जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। इसको आप बार बार गायन करें, बार बार बोलें ऐसे ही, तो उससे क्या होगा, वाचन करें तो उससे क्या होगा कि आपका ना ये मेन टाइम में एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो यही रहता है और यही काम भी करेगा। यही लाइन ही बहुत सारा क्वेश्चन आप देखोगे करेंगे, तो हम इसी तरीके से कर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी से सफरा लेते हैं। जैसे अगर हम कोई भी एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे अगर हम कह दें कि मार्गात भ्रष्ट, ठीक, मार्गात भ्रष्ट, तो भ्रष्ट तो है ही, मार्ग से भ्रष्ट है, तो मूल बात है भ्रष्ट होना। ठीक, भ्रष्ट हो गया है, अब उसके बाद मूल बात क्या हो गया, भ्रष्ट होना। तो कुल मिला जुला करके क्या बात निकल गया, क्या बात निकल गया, उत्तर पद का अर्थ प्रधान मिला। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि हिमस्य आलयः, क्या बात करें, हिमस्य आलयः, इससे क्या बनेगा, हिमालयः, क्या बनेगा, हिमालय। अब यहाँ एक देखो, यह है आपका पूर्व पद, यह है आपका उत्तर पद, तो पूर्व पद का अर्थ प्रधान नहीं हो रहा है। आलय घर है, किस चीज का, यहाँ पे कह रहे हैं हिम का। ठीक है, हिम का आलय, तो मूल बात तो इससे है, अब वो किसका है, कैसा है, वो तो इस यहाँ पे बात आ जाती है। जैसे अगर हम यहीं लिख दें दूसरा एग्जाम्पल, विद्यायाः आलयः, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आलय विद्यालय बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विद्यालय। तो जो यहाँ आलय है, मेन बात तो यह है, ठीक,
घर है, ठीक है। अब वो किस चीज का घर है? औषधि का घर है, विद्या का घर है, ठीक है। तो यहाँ विद्या का आलय, ठीक, विद्यालय। तो यहाँ पे जो यह बाद वाला पद है, उत्तर पद जो बार बार मिल रहा है, यह क्या है? प्रमुख है। तो ये यही है बात, उत्तर पद का अर्थ प्रधान यही हो रहा है। तो प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। तो अगर उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे हो साफ साफ क्या मिल गया? तत्पुरुष समास मिला, ठीक है। तो हमें किस पेज से लिखना स्टार्ट कर दिए भाई? ये तो हम आधे पर से लिखना स्टार्ट कर दिए, क्या ऊपर तो पूरा पूरा छूटा ही है। चलिए सेट करना पड़ेगा आगे, ये भी ऊपर नीचे दाएं बाएं हो गया है पूरा। चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे तत्पुरुष समास के भेद, ठीक। ध्यान दिएगा, तत्पुरुष समास में फिर भेद चलने लगते हैं तो उसको थोड़ा सा गहराई से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ी अंदर की बात हो जाती है। अब यहीं से थोड़ा सा इसका विस्तार बढ़ता है ना। तत्पुरुष समास के भेद, और यह जो तत्पुरुष समास है इसके जो भेद हम लोग यहाँ पे देखेंगे वह मूल रूप से दो भेद होते हैं। मूल रूप से अगर इसको हम देखें तो तत्पुरुष समास के यहाँ पर दो भेद दिखाई देते हैं। नंबर एक, समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, और एक हो जाता है आपका व्यधिकरण तत्पुरुष। ये हो जाएगा क्या? व्यधिकरण तत्पुरुष। अब ये समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष में इसमें क्या मतलब है? अधिकरण का मतलब है यहाँ पर विभक्ति, ठीक है। समान विभक्ति हो तो वह समानाधिकरण तत्पुरुष। अगर वह दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की विभक्तियां अगर समान नहीं है तो क्या हो जाएगा? व्यधिकरण तत्पुरुष, ठीक। पूर्व पद एवं उत्तर पद की विभक्ति समान हो तो समानाधिकरण। और ध्यान दीजिएगा, समानाधिकरण तत्पुरुष को ही बाद में आगे आप देखोगे तो इसी का नाम ही कह दिया जाता है कर्मधारय। कर्मधारय समास। और मैं आपको बता दूं कि ये जो समान विभक्ति मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की विभक्ति समान होगी, और ध्यान देना, और ये दोनों जानते हैं क्या होता है? प्रथमा विभक्ति में होते हैं। किससे मिलते हैं आपको? प्रथमा विभक्ति में। इस बात को एकदम बिल्कुल नोटिस कर लेना कि कर्मधारय समास, समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात कर्मधारय समास के लक्षण देखोगे तो वो तत्पुरुष समास के लक्षण से मिलता रहेगा। अर्थात कर्मधारय समास में भी उत्तर पद का अर्थ प्रधान होगा। इसलिए जब हम प्रधानता के बारे में बात कर रहे थे तो पूर्व पद का अर्थ प्रधान होने पर अव्ययी भाव समास, उत्तर पद का अर्थ प्रधान होने पर तत्पुरुष समास, और फिर दोनों का पद प्रधान होने पर क्या हो जाता था? द्वंद्व समास, और दोनों का ना होकर के किसी तीसरे का अगर बता रहे थे तो बहुव्रीहि समास। इसमें मैं कर्मधारय को और द्विगु को नहीं लिया, और इसीलिए कुछ लोग आप देखोगे पढ़े होंगे कि समास 5 या समास 4 ही होते हैं, ऐसा आप लोग देखे होंगे। भट्टो जैसे साहब जब लिख रहे थे नीचे तो बता रहे थे समास 4 होते हैं ना। तो क्या किए थे कि ये तत्पुरुष के अंदर कर्मधारय और कर्मधारय के अंदर द्विगु को डाल दिए, तो दो तो इसमें चला गया। इसका मतलब कर्मधारय, या ये कहो कि द्विगु का जो लक्षण कर्मधारय से मिलेगा और पूरे का लक्षण जो है वो तत्पुरुष से मैच करता रहेगा। बस इसमें कुछ एक स्पेशल कंडीशन आ जाती है कि जो समानाधिकरण तत्पुरुष है, जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद टूटते हैं, उन दोनों विभक्ति समान हो जाती है और दोनों प्रथमा में ही दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। और जो व्यधिकरण तत्पुरुष होता है, जब इसके हम विग्रह को करते हैं तो जो पूर्व पद और उत्तर पद मिलते हैं, ध्यान देना, पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों की विभक्ति समान नहीं होती है। मैं यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं कि इनकी विभक्ति समान नहीं होती है। आप देखोगे कि उत्तर पद जो है प्रथमा में हो जाता है, पूर्व पद जो है आपका वह
प्रथमा में तो रहेगा, तब तो चला जाएगा समान अधिकरण तत्पुरुष में। ए प्रथमा पहले से है, उत्तर पद प्रथमा में पहले से है। पूर्व पद वाली चेंज होती रहती है। पूर्व पद अगर प्रथमा में हो जाता है तब तो समानाधिकरण तत्पुरुष होकर के उसको कर्मधारय हम बोल देते हैं। और अगर यह पूर्व पद प्रथमा में नहीं है तो क्या हो सकता है, पूर्व पद हो जाएगा आपका द्वितीया में, ध्यान देना, पूर्व पद हो जाएगा आपका तृतीया में, यही पूर्व पद हो जाएगा आपका चतुर्थी में, ए पंचमी में, फिर षष्ठी में, और फिर अंत में सप्तमी में। तो जब यह पूर्व पद अगर बदल रहा है, उत्तर पद आपका प्रथमा में ही रहने वाला है। तो अब द्वितीय, अगर पूर्व पद द्वितीया विभक्ति में है तब इस वाले समास का नाम पड़ जाता है द्वितीया तत्पुरुष। क्या पड़ जाएगा, द्वितीया तत्पुरुष। और इसीलिए बता दें, इसी जगह हम लिख देते हैं द्वितीया तत्पुरुष। द्वितीया तत्पुरुष में यह तत्पुरुष समास ऐसा समास होता है जिसमें पूर्व पद जो है क्या होता है, वो द्वितीय विभक्ति में आती है। अगर पूर्व पद तृतीया में हो जाती है तो नाम पड़ जाता है तृतीया तत्पुरुष। अगर यही चतुर्थी में हो जाती है तो नाम पड़ जाता है चतुर्थी तत्पुरुष। ऐसे ही जाता है पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, तो सबके नाम के साथ में आप तत्पुरुष अगर जोड़ते चले जाते हैं तो ये पूरा का पूरा नाम बन जाता है। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। तत्पुरुष कितने यहाँ पर बन गए, जो हम लोग तत्पुरुष तत्पुरुष चिल्लाते हैं वो यही तत्पुरुष हैं। ये 6 ही तत्पुरुष, यही हम बार बार हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ये हम एक्चुअल में व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत बात करते हैं, और व्यधिकरण तत्पुरुष में यही द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, यही सब हम लोग चर्चा करते हैं। तो अब हमको लगता है कि पहले हम लोगों को ये द्वितीया तृतीया चतुर्थी वाले का को सफरा लेना चाहिए, फिर उसके बाद में तो फिर समानाधिकरण तत्पुरुष की ओर चला जाए, अर्थात तब कर्मधारय की ओर चलना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे अगर हम बात करें, एक एक कर करके हम चर्चा करें, तो सबसे पहला पॉइंट मिलता है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो मिलेगा फर्स्ट पॉइंट में, वो आ जाता है द्वितीया तत्पुरुष। द्वितीया तत्पुरुष समास। जैसे हम कुछ भी कीड़ा बिच्छी गोजर लिख रहे हैं, बस इसी तरीके से आप भी लिख लीजिएगा, देखते ही सारी बातें याद हो जाएंगी। अभी द्वितीया तत्पुरुष समास क्या, कौन सा समास होता है, यह किस टाइप का होता है, इसको हम कैसे जानेंगे। तो ध्यान देना, यह तत्पुरुष एक्चुअल में तत्पुरुष समास ही मतलब व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष मतलब जिसका पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों पदों की विभक्तियां समान नहीं होती है। और इसी में मैं यहाँ पे अब लिखना चाहूंगा, बार बार मैं ऐसे ही बताऊंगा क्या, कि पूर्व पद यहाँ पे देते हैं उत्तर पद। यहाँ जो पूर्व पद है ना, यह पूर्व पद आपका द्वितीया विभक्ति में होगा। किसमें होगा, यह होगा द्वितीया विभक्ति में। अगर यह पूर्व पद आपका द्वितीया विभक्ति में हो गया, इसका मतलब यह जो भी यह तत्पुरुष समास है, यह आपका यह हो जाएगा द्वितीया तत्पुरुष समास। ध्यान देना, तत्पुरुष समास के अंदर में सब मिलते हैं, द्वितीया तृतीया चतुर्थी, और समास में इन सब का कोई मतलब आप उसको नहीं देखोगे, उसके आधार पर कुछ नहीं वहां पे बटा हुआ है। केवल ये विभक्ति वाला जहां गेम चल रहा है, द्वितीया तृतीया चतुर्थी, सब केवल तत्पुरुष में ही है। ठीक, उत्तर पद वाला हमेशा ही प्रथमा में ही देखने को मिलेगा, तो वो तो जनरली प्रथमा में, सामान्यतया प्रथमा में मिलता है। फिलहाल इससे हमको नहीं मतलब है, हमको मतलब है पूर्व पद से। पूर्व पद द्वितीया विभक्ति में अगर मिल जाएगा तो यह समास हो जाएगा कौन सा, द्वितीया तत्पुरुष समास। ठीक, क्या मिल जाएगा, हो जाएगा द्वितीया तत्पुरुष समास। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं द्वितीया तत्पुरुष समास को। कुछ इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, ये तो देख ही रहे हैं, इसमें हम लोग कुछ क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, कुछ उदाहरण। मेन वही परीक्षा में आते हैं, उदाहरण ही आते हैं। अब ध्यान देना, मूल बात यह है कि जो पहले वाला पद मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, आपका द्वितीया में ही मिलेगा। इस बात को ध्यान से देखना। इसके अलावा द्वितीया तत्पुरुष समास को करने के लिए कुछ नियम एक और है, उसको भी देख लीजिए। वो शॉर्टकट कर सकते हैं या सूत्र के नाम से उसको लिख लीजिए या जान लीजिए, ये शॉर्टकट तरीके से दिखाई देगा। जैसे कारक में दिखाता है क्या, कि द्वितीया श्रितयति पतित गत अत्यस्त प्राप्तयापन्न ही। द्वितीया यहां लिख देते हैं हम,
द्वितीयाश्रित श्रित अतीत पतित क्या हो गया? द्वितीयाश्रित अतीत अतीत पतित गत गत के बाद में अत्यस्त और प्राप्त आपन्न ही। प्राप्त इन सब के साथ में अगर दिखाई दे तो ये मान के चलना कि यह द्वितीयांत होना चाहिए, माने द्वितीया विभक्ति के साथ में श्रित शब्द लगा हो, अतीत लगा हो, पतित लगा हो, गत लगा हो, अत्यस्त लगा हो, प्राप्त लगा हो, आपन्न नहीं लगा हो, तो वहां पर द्वितीया तत्पुरुष समास ही होगा, ऐसा यह बोलना चाहते हैं। जैसे अगर हम यहां पे लिखें कृष्णम श्रितः, ठीक है, क्या? कृष्णम श्रितः। देखो ये प्रथम लग रहा है, ये देखो कृष्णः कृष्णम कृष्णेन कृष्णाय, तो कृष्णः कृष्णम कृष्णम द्वितीया में है, ध्यान देना है, द्वितीया विभक्ति है, इसको विशेष तरीके से ध्यान देना, ये द्वितीया में है और यह श्रित के साथ में आया है, तो द्वितीयांत श्रित हो और तब यह क्या हो जाएगा? कृष्णम श्रितः बराबर हो जाएगा कृष्णाश्रितः। क्या हो जाएगा? कृष्णा श्रितः, ठीक है, कृष्ण पर आश्रित। तो यहाँ पे यह द्वितीया विभक्ति है लगी, यह इसलिए कृष्णाश्रित में क्या हो जाएगा? आपका द्वितीया तत्पुरुष समास होगा। अतीत के लिए देख लीजिए, सबके लिए देख लीजिए, अतीत पतित गत सबके लिए हम एक ठोकर करके लिख दे रहे हैं। जैसे लोकम अतीतः, लोकम, मैं बताया हूं कि अगर यहाँ पर व्यंजन वर्ण है तो यह मकार ही अनुस्वार रहने दीजिएगा, अगर यहाँ पे स्वर वर्ण आ गया तो यह मकार ही बना दीजिए। तो लोकम अतीत बराबर लोकातीत, अर्थात लोक से परे, लोक से परे। तो यहां भी हो गया, देखो यहां भी क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति में है, किसमें है? द्वितीय विभक्ति में है ना, श्रित के साथ में आ गया, अतीत के साथ में आया, तो यह द्वितीय तत्पुरुष समास होगा लोकातीत में। और जो हम इधर साइड लिख रहे हैं यह उसका विग्रह है। क्या है? विग्रह। विग्रह को देखते चलना, नहीं गलत हो जाएगा कहीं भी, अगर फिर क्वेश्चन आता है विग्रह करने के लिए घबरा जाते हो आप लोग। आगे देखेगा कूपम पतितः, कूपम पतितः क्या हो जाएगा? कूप पतितः, कुएं में गिरा हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे फिर यह द्वितीय में आ गया, कूपम आ गया, कूपह नहीं आया, क्या आया? कूपम। क्या गया? कूपम पतितः, कूप पतितः हो गया है आपका, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा आपका? द्वितीय तत्पुरुष। इसको देखते चलो, ये सब में द्वितीय विभक्ति लगी है, इन सब में क्या लगा? द्वितीय। इस समय प्रथमा लगा है, तो आप क्या कर सकते हो? देखोगे व्यधिकरण तत्पुरुष है, व्यधिकरण तत्पुरुष में द्वितीय विभक्ति पहले में है पूर्व पद में, तो द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे होता है ग्रामम गतः, ग्रामम गतः हो जाएगा क्या? ग्राम गतः, ऐसा, ठीक। ऐसे तो स्वर्गम गतः भी कर सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्वर्गम गतः, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्वर्ग आधा रहेगा, स्वर्ग गतः, ऐसा। प्राप्त के साथ कहेंगे, लिखेंगे सुखम प्राप्त है, या कैसे कर सकते हैं दुखम, तो दुख मत लिखिए, सुख ही लिखिए। सुख प्राप्त यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सुखम लिखना पड़ेगा? ये तो प्रथम हो गया, यह सुखम लगाना पड़ेगा क्योंकि द्वितीय में बनाना है, ठीक है। ग्रामम, स्वर्गम, सुखम, कूपम, लोकम, कृष्णम, इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुख प्राप्त। क्या हो जाएगा? सुख प्राप्त, ठीक है। तो यह भी आपका क्या हो गया? आपका प्राप्त के साथ में आ गया,
सुखम में यहाँ द्वितीया, द्वितीया तत्पुरुष हो गया। एक आपन्न ही लिख लीजिए, भयम आपन्न ही, नहीं आपन्न होता है, आपन्न ही नहीं, आपन्न, आपन्न, ठीक है। भयम आपन्न, न वो तो वहां पे लिखा था आपन्न ही, वहां तो बनाने के लिए शब्द को, ठीक है। भयापन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उन सबके साथ बहुवचन बनाने के लिए लिखा गया था। तो भयम आपन्न हो जाएगा क्या, भयापन्न, अर्थात भय को प्राप्त, क्या हो जाएगा, भय को प्राप्त। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखे थे इस वाले शुरू में लाइन में कि श्रित श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त यापन्न ही, इन सबके साथ में अगर द्वितीयांत शब्द लगे हैं, द्वितीयांत पद हैं यहाँ पे, सब द्वितीय विभक्ति वाले हैं, ठीक, जहाँ इसमें सभी पूर्व पद के यहाँ सभी द्वितीय विभक्ति के हैं, तो इन सभी की वजह से इस सब के साथ में आए हैं, तो ये सब में क्या हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष समास बन जाएगा। तो एक तो यह कंडीशन हो गया, और आप देख ही रहे हैं कि द्वितीय विभक्ति आपका बन ही रहा है, तो इस तरीके से द्वितीय तत्पुरुष हुआ। अब हम लोग बात करेंगे तृतीय तत्पुरुष पर। किस पे बात करेंगे, तृतीय तत्पुरुष समास। अब बात तो एकदम क्लियर है कि तृतीय तत्पुरुष समास में क्या होगा, बिल्कुल क्लियर है, क्या होगा, तर्क लगाइए कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें साफ साफ बात यही आएगी कि अगर आप जो पूर्व पद और उत्तर पद है, मैं इस पहले इसी को लिख देना चाहता हूं कि पूर्व पद और उत्तर पद में क्या होगा, पूर्व पद उत्तर पद, तो इसमें पूर्व पद किस में जाएगा, तृतीया विभक्ति में जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, अगर पूर्व पद तृतीया विभक्ति का है और उत्तर पद आपका प्रधान है, तो इसका मतलब उत्तर पद प्रधान होने से ही तत्पुरुष हो जाता है, और पूर्व पद अगर तृतीया में चलाता है तो तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। यह है आपका इसका लक्षण है, या जान सकते हैं कि पहले में जो है तृतीया लगी होगी। कुछ एकाध कंडीशन रहती है और उसको भी देख लीजिए, तो इसको हम लोग सूत्र के रूप में लिखेंगे, क्या, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, क्या, तृतीया तत्कृतार्थेन कृतार्थेन गुणवचनेन, क्या मिल गया यहां से मिला, ये पांडे जी इसको लिखे हैं 2:1:30 में, इसको नोट कर लीजिए, तृतीया कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीयांत जो हो मतलब पूर्व पद तृतीया में हो और तत्कृतार्थेन माने किसी के अर्थ में या गुणवचन के कंडीशन में, यहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर भी आपका तत्पुरुष समास होगा। सबसे अच्छी बात तो हम आपको यही बता दी है कि पूर्व पद तृतीया में होना चाहिए। आप देख लीजिए तत्पुरुष समास का लक्षण फुलफिल करना चाहिए, जैसे दानेन अर्थः, दानेन, यहां देखें इसमें क्या है, तृतीय विभक्ति पड़ गई, ये तृतीय विभक्ति हो गई और अर्थ में प्रथमा हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका दानार्थ, क्या हो जाएगा दानार्थ न। तो अब अर्थ में तत्कृतार्थ है ना, अर्थ में ले रहे हैं किसी तत्कृत किए गए के अर्थ में, किसी के अर्थ में, तो दान दान के अर्थ में, दानार्थ माना दान के अर्थ में, यहाँ तृतीया हो गई है, तृतीया हुई तो तृतीया तत्पुरुष, अगर यहाँ द्वितीया होता तो द्वितीय तत्पुरुष, फिलहाल यहाँ तृतीया तो तृतीय तत्पुरुष। इसी तरीके से अगर हम यहाँ लिख दें धान्य अर्थ, ना, तो क्या हो जाएगा, अब धन के अर्थ में तो क्या हो जाएगा धान्यार्थ, क्या हो जाएगा धान्यार्थ, तो ये भी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इन सब के अर्थ में अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो हो जाता है तृतीया तत्पुरुष समास, ठीक।
एक आध कंडीशन और भी इसके साथ में लगी होती है, उन सभी कंडीशन को अगर हम देख लें तो अपना काम बन जाएगा। अब वो कंडीशन कौन कौन से हैं, थोड़ा इनको भी हम लोग यहाँ पर लिख देना चाहते हैं, इसको भी देख लीजिए, छूटने ना पाए। क्या कि पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण में लक्षण, तो इसके कंडीशन में भी काम आपका आ जाएगा, तृतीयांत तो होना चाहिए। ठीक, कौन कौन, पूर्व सदृश समूनार्थ, पूर्व सदृश समूनार्थ कलह, कलह निपुण, निपुण मिश्र, लक्षण ही, लक्षण ही, लक्षण ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो, एक 30 में वहां पे था ना, ये भी 30 में ही है शायद, चलो इसका नंबर नहीं लिख पाएंगे, उसी के साथ में ये भी लिखा गया है कि पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही। इन सब के साथ में भी, इनके साथ में भी क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा आपका तृतीया तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ तो नीचे जगह लिए नहीं, मैं बहुत गलती कर दिया कि लास्ट वाले पेज से स्टार्ट कर दिया, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, नहीं तो ईयर हो जाएगा बनाने में फिर से। तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं फिर से, और ये देखो नीचे वाले पे लगा है, इसको घुमा के कर दें ऊपर। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो उसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जरूरी है उदाहरण से ही सारा काम बन रहा है। तो क्या करेंगे, जैसे अगर हम कहें पूर्व के कंडीशन में ना, तो लिखेंगे मासे न पूर्वः। क्या हो जाएगा, मासेन पूर्वः। अब मास भर पहले ना, तो क्या हो जाएगा, मासेन, देखो यहाँ तृतीया में है, तो तृतीया तत्पुरुष बन जाएगा, इसका बनेगा मास पूर्वः। ठीक, ये कहीं में कर देना इसको ऐसे मिला के, तो हो जाएगा मास पूर्वः। ठीक, मासेन पूर्व तृतीया के साथ है, तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। तृतीया में जैसे माता सदृश या पिता सदृश पित्रा, तो क्या लिखेंगे, तृतीया के साथ में पिता पितरम पित्रा पित्रे, तो पित्रा सदृश, या मात्रा माने माता, मात्रा सदृश माने की तरह ना, सदृश माने की तरह, तो यहां लिखेंगे पितृ मूल शब्द के साथ, पितृ सदृश, यहां हो जाएगा मातृ सदृश, माता के समान, पिता के समान, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे समह भी लिख दें तो भी काम बन जाता है, तो लिखेंगे भ्रात्रा ना, भातृ शब्द होता है तो भात्रा समह, समह के साथ में आ गया, यहाँ लिख देंगे भ्रातृ समह। क्या लिख देंगे, भ्रातृ समह। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सब तृतीया विभक्ति हैं, सब ए भी तृतीया, ए भी तृतीया, ए भी तृतीया, तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण है। इसी तरीके से आता है ज्ञानेन हीनः या नेत्राभ्याम हीनः। ठीक है, नेत्राभ्याम हीनः, हीन के कंडीशन में तो लिख लीजिएगा, या ज्ञानहीन लिख लीजिए या नेत्रहीन लिख लीजिए, जो भी है, ज्ञानेन हीनः, ज्ञानेन हीनः, तो क्या हो जाएगा,
ज्ञानहीनः। ऐसे हो जाएगा नेत्रहीनः, नेत्राभ्यामहीनः, तृतीया के साथ में। ठीक, निपुणः का अगर कंडीशन में लेते हैं, निपुणः के कंडीशन में लेते हैं तो वहां भी आप लिख सकते हैं क्या, आचरेण निपुणः। चलो एक ठो लिख देते हैं, आचरेण निपुणः। क्या हो जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा, आचार निपुणः। ठीक, आचार विचार में जो होते हैं तो आचार में निपुण। तो इस तरीके से जो तृतीया के साथ में लगे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जैसे पादेन खंजः, तो इस तृतीया के साथ में जो आ रहे हैं ना, तृतीया के साथ में, तो ये सब के सब तृतीया तत्पुरुष समास कहे जाएंगे। जैसे पितृ सदृशः, मातृ सदृशः, भातृ समः, ज्ञानहीनः, आचार निपुणः, आचार लक्षणः, पाद खंजः। ठीक, इस तरीके से तो ये जो शब्दावली यहाँ पे लिखी गई है इनके साथ में अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका समास बन जाएगा तृतीया तत्पुरुष। ठीक है, आगे देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष के बारे में बात करेंगे। ये तीसरे नंबर में क्या लिख रहे हैं हम, तीसरे नंबर में इसलिए लिख रहे हैं कि प्रथमा तत्पुरुष नहीं बना है। ठीक, तो 3 नंबर में चतुर्थी बन जा रही है, तो यहाँ आप लिखेंगे चतुर्थी तत्पुरुष। थोड़ा टेढ़ा लिखने लगे क्या हम, ठीक है, चतुर्थी तत्पुरुष। अभी चतुर्थी तत्पुरुष के बारे में थोड़ा आगे चलते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष में क्या मिल रहा है ना, चतुर्थी तत्पुरुष की कंडीशन में क्या मिल जाएगा। तो चतुर्थी तो उसमें कहते हैं चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित ही। अब चतुर्थी क्या है, तदार्थार्थ माने तद अर्थ के अर्थ में, बलहित सुख और रक्षित के अर्थ में, इन सब के कंडीशन में लगती है। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं चतुर्थी। पूर्व पद चतुर्थी होना चाहिए, ये ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद जो है वह आपका चतुर्थी विभक्ति में होगा, इस बात को नोट कर लेना, यही मूल बात है, उसी से पकड़ लोगे। तो चतुर्थी तदर्थार्थ, तदर्थार्थ, हाँ ऐसे होगा, चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित, बलहित सुख रक्षित ही, ऐसा। ठीक है, इन कंडीशन में, इसके कंडीशन में अब तत् के मतलब ततार्थ वही अर्थ में बलि या हित या सुख या रक्षित है, इस सबके रक्षितम, इन सबके साथ में अगर कंडीशन में आता है चतुर्थी वाली, तो वहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चतुर्थी मतलब चतुर्थी विभक्ति, अगर हम चतुर्थी वाली बोल रहे हैं मतलब पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में हो, उसके साथ में बलि लगा हो, हितम लगा हो, सुखम लगा हो। जैसे अगर हम लिखें कि भूतेभ्यः बलि, क्या, भूतेभ्यः बलि, अब बलि लगा दिए किसके साथ में, चतुर्थी के साथ में, भूतेभ्यः चतुर्थी विभक्ति में है यह, तो भूतेभ्यः बलि, तो क्या जगह भूत बलि, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, भूत बलि बहुत इंपॉर्टेंट है, भूतेभ्यः बलि। ऐसे लिखें ब्राह्मणाय हितम, क्या, ब्राह्मणाय हितम। अब ब्राह्मण के लिए हित की वाली बात कर रहे हैं तो ब्राह्मणा चतुर्थी में लगी है, चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हितम। क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हितम। तो ये हो गया भूतेभ्यः बलि, चतुर्थी भक्ति में। ध्यान देना, सुखम के साथ में आएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे गोभ्यः सुखम, गोभ्यः सुखम। अब यहां क्या हो जाएगा, गो सुखम। क्वेश्चन पूछेंगे गो सुखम में कौन सा समास है, तो कहेंगे आप ये चतुर्थी तत्पुरुष, कहेंगे इसका विग्रह बताओ, तो आप कहोगे गोभ्यः सुखम। तो गोभ्य जो है ना ये चतुर्थी में है,
कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गोभ्य में कौन सा विभक्ति है, भूतेभ्य में कौन सा विभक्ति है, ब्राह्मणाय में कौन सा। तो जो यहाँ पे आप लोग पढ़ते हो यही टेढ़े मेढ़े अगड़े बगड़े कर करके आगे आता है। अगर हम दूसरा लिखें कि गोभ्य सुरक्षितम, अगर इसी में हम लिख दें क्या, गोभ्य रक्षितम, तो क्या हो जाएगा, गोरक्षितम, क्या हो जाएगा, गोरक्षितम। ठीक है, तो अगर पूछना गोरक्षितम में कौन सा समास है, आप बताओगे तत्पुरुष समास है, चतुर्थी तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो गोभ्य है, चतुर्थी विभक्ति में है। पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में अगर हो जाए, रक्षा करना मूल बात है रक्षा से, ठीक, किसकी, गौओं की। तो गोभ्य क्या हो जाएगा, गांव के लिए रक्षा। तो गांव के लिए जो रक्षा है, यहाँ पे अगर हम बात करें चतुर्थी में है तो इसका नाम पड़ जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। क्या पड़ जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग कहाँ चले, अच्छा एक कुछ और एक थोड़ा बहुत इसके साथ में कभी कभी मिल जाता है, एक आध नियम आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के साथ रहें, ठीक, तो वही चीज थोड़ा सा अलग अलग होता है। जैसे द्विजाय अयम, द्विजाय इयम, द्विजाय इदम, ऐसा अयम इयम इदम, तो वो अयम इयम इदम से उसकी लिंग में पता चल पाता है, अदरवाइज ना पता चलता है। जैसे अगर हम लिखें धनाय इदम, क्या लिखें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ अलग उसमें चलेगा। अगर हम यहां लिखें धनाय, यहां लिख दें इदम। अब अगर ये नपुंसक लिंग का अर्थ कर दे रहा है तो हो जाएगा धनार्थम, ये नपुंसक लिंग का दे रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पे लिख दें द्विजाय इयम, द्विजार्था यवागु, कुछ इस तरीके से, ब्राह्मण के लिए लप्सी, लप्सी जिसको वो लोग करते हैं, तो द्विजार्था द्विजार्थ द्विजार्थम, इस तरीके से बनता है। ये तो मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए। अच्छा इदम के साथ में कुछ और भी लिख दें हम, नपुंसक लिंग में लिख दें सुखाय या रक्षाय इदम ना, तो यहाँ हम लिख दें सुखाय, ये सब नपुंसक लिंग में जा रहा है ना, सुखार्थम। मैं यहाँ पे कुछ जो एक लाइन बताने जा रहा हूं, थोड़ा उसको देख लेना ध्यान से, कभी कभी वो वैसा आ जाता है। कैसा, द्विजाय अयम, अब अयम क्या है, पुल्लिंग का है, हालांकि चतुर्थी में उससे नहीं मतलब है, यह पुल्लिंग का है, इसलिए हम लिखेंगे द्विजार्थ। क्या लिखेंगे, द्विजार्थ ना, ब्राह्मण के लिए। आगे जो भी रहेगा, सूप रहेगा, दाल रहेगा, चावल, जो भी आप बनाओ, दान बनाओ, कुछ भी बनाओ, धन बनाओ, द्विजार्थ। यहां देखो द्विजार्थ लिखा है, लेकिन अगर इसी जगह हम लिख दें द्विजाय अयम, पुल्लिंग था, अगर हम लिख दें इयम, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो क्या हो जाएगा यहां पे, द्विजार्था, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग तक हो गया। लेकिन अगर हम इसी जगह लिख दें द्विजाय इदम, तो जगह ये द्विजार्थम। तो क्या हो जाएगा, द्विजार्थम, इस तरीके से बन जाएगा। यह नपुंसक लिंग के साथ में आएगा, जैसे द्विजार्थम पय ना। तो ये थोड़ा सा कभी कभी ऐसा चेंजिंग होकर के आए तो घबराने की बात नहीं है, इसको ध्यान से देख लेना। यह जो स्पेशल कंडीशन चतुर्थी के साथ में ही आया है, चतुर्थी चतुर्थी चतुर्थी, ये देखो चतुर्थी चतुर्थी, हालांकि यहाँ पे इदम इदम था, नपुंसक लिंग का बोध करा रहा था, नपुंसक लिंग के साथ धनार्थम सुखार्थम हो गया है। ठीक है, तो यह रहा आपका चतुर्थी विभक्ति का। अब हम लोग चलेंगे किसकी ओर चलेंगे, पंचमी विभक्ति में। कहाँ चलेंगे, पंचमी विभक्ति में। लेकिन कुछ ज्यादा वीडियोस बड़े हो जाएंगे, अपलोडिंग थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वाले पार्ट में देख लेते हैं। पंचमी विभक्ति, फिर देखेंगे हम षष्ठी, फिर सप्तमी, फिर आगे चलेंगे कर्मधारय की ओर।